वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। यूपी टेट के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, कुछ कंफ्यूज भी हैं। उसी से रिलेटेड हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पैटर्न रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या बुक्स प्रेफर करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सभी टॉपिक्स पे हम आज चर्चा करेंगे। क्या आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, सभी टॉपिक्स पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ विपिन अग्रवाल। ये मेरा रिज़ल्ट है, देख सकते हैं आप, 2022 का जब यूपी टेट हुआ था। उसमें मेरे प्राइमरी में 113 मार्क्स हैं और एक सेकेंड, और ये जूनियर है जिसमें मेरे 125 मार्क्स हैं। तो ये 8 अप्रैल 2022 को इसका रिज़ल्ट आया था। 8 अप्रैल 2022 को रिज़ल्ट आया था और ये 2022 के बाद अब ये परीक्षा हो रही है 2026 में यूपी टेट की। तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं एग्ज़ाम्स की। ये आपके 27 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 27 मार्च से 26 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं आप। करेक्शन डेट है 1 मई। 1 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं आपके फॉर्म में। सबसे पहले आपको OTR कराना पड़ेगा। फॉर्म भरने से पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। जितनी भी आयोग की परीक्षाएं होंगी तो उससे पहले आपको OTR करना है। एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है आपकी। 2, 3 और 4 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। फ़ीस आपकी जनरल OBC EWS की फ़ीस रहेगी 1000 और बाकी SC ST कैटेगरी में 500 एंड PH कैटेगरी में 300 फ़ीस रहेगी। ये फ़ीस पर पेपर है, एक पेपर की है 1000। यदि आप 2 पेपर भरते हैं तो उस हिसाब से 2000 रुपये होंगे। एलिजिबिलिटी क्या रहती है पेपर की? पेपर 1 जो प्राइमरी लेवल का होता है 1 to 5, उसमें आप जैसे आपने DLED किया हुआ है, ग्रेजुएशन प्लस DLED किया हुआ है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे राजस्थान में 12th के बाद STC होती है, 10+2 प्लस STC होती है। हाँ, यूपी में यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस DLED करना होता है। तो पेपर 1 में आप 1 to 5 में DLED से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पेपर 2 में 6 to 8 में जूनियर लेवल में आपने DLED किया हो, ग्रेजुएशन प्लस DLED किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपने BEd किया हुआ है तो आप 6 to 8 में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन है कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा फाइनल, उसमें आप पास होने चाहिए। ठीक है। तो आप अगर रिज़ल्ट में पास होते हैं फाइनल में, तभी आपका ये यूपी टेट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम रहती है। एक बार आपने यूपी टेट क्लियर कर लिया तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। ठीक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्ज़ाम। अब हम एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये 150 मार्क्स का पेपर होता है, सारे MCQs आते हैं इसमें। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आता है। दोनों लैंग्वेज में आप पेपर पढ़ सकते हैं। टाइम 2.5 घंटे का टाइम रहता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रहती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स इसमें जनरल के लिए 60% रहता है। 90 मार्क्स लाने होते हैं आपको। आपके 90 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स हैं आपके, तो आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अदर कैटेगरी में आपके 82 मार्क्स हैं।
तो आप क्लियर कर सकते हैं 55%, 82 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है? पेपर 1 के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, CDP जो बोलते हैं हम, पेडागोजी, ये 30 मार्क्स की आती है। 30 MCQs आते हैं इसमें। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज 1 हिंदी, ये आपकी कंपलसरी है 30 मार्क्स की। लैंग्वेज 2 अंग्रेज़ी, उर्दू, संस्कृत, ये 3 लैंग्वेज में से कोई आपको एक सिलेक्ट करनी है। अंग्रेज़ी, उर्दू और संस्कृत में से आपको एक सिलेक्ट करनी है, तो आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी भाषा 2 रहेगी, इसके भी 30 मार्क्स रहेंगे, 30 क्वेश्चंस रहेंगे। गणित कंपलसरी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। EVS 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो ये आपका 150 मार्क्स का टोटल पेपर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद पेपर 2 है क्लास 6 to 8। यहाँ पे भी बाल विकास और शिक्षण में दिया 30 क्वेश्चंस आते हैं। भाषा प्रथम हिंदी, इसके 30 क्वेश्चंस। भाषा द्वितीय अंग्रेज़ी, उर्दू, संस्कृत, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करनी है। कोई भी एक सिलेक्ट करके आप भाषा 2 को कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 60 मार्क्स का आता है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका साइंस और मैथ्स 60 मार्क्स का रहेगा। यदि अब आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो आप SST सिलेक्ट कर सकते हैं। SST के भी 60 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो ये 60 और प्लस 90 टोटल 150 मार्क्स का होता है पेपर 2 क्लास 6 to 8। जो जूनियर लेवल का होता है पेपर, वो 6 to 8 का होता है। ठीक है, इसके बाद एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, अभी सफिशिएंट 3 मंथ्स हैं, अप्रॉक्स 3 मंथ्स हैं अभी। सिलेबस कंप्लीट आप 2 महीने में कर सकते हैं, 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं आप, और बाकी 1 महीने में आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म आपके पता है 4 साल बाद आए हैं फॉर्म। 22 में, आई थिंक 21 में फॉर्म आए थे, फिर वो 22 में पेपर हुआ था। 22 के बाद अभी 26 में हो रहा है। 4-4.5 साल बाद फॉर्म आए हैं ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सुपर टेट होना है, तो इसीलिए सबसे पहले आपको UP टेट अच्छे से क्लियर करके देन आपको सुपर टेट करना है। तो अब आप सिलेबस समझ लेते हैं अच्छे से, सिलेबस क्या रहेगा UP टेट का। ठीक है, टॉपिक 1 आपको पढ़ना है CDP में, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। शिक्षा एवं मनोविज्ञान में आपको क्या पढ़ना है? शिक्षा एवं मनोविज्ञान में आपको शिक्षा एवं मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ना है, मनोविज्ञान का विकास पढ़ना है। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। जैसे मनोविज्ञान से क्वेश्चंस बनते हैं, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा, व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, प्रथम मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला थी वो कहाँ पर स्थापित हुई, किसने की, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा अच्छे से सिलेबस, पूरा अच्छे से टॉपिक करना है। टॉपिक 2 है आपका बाल विकास। ठीक है, बाल विकास, वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास पढ़ना है आपको। ठीक है, वृद्धि एवं विकास पढ़ना है। बाल विकास की अवस्थाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीनों अवस्थाएं आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो फैक्टर्स हैं जो बाल विकास को, चाइल्ड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो कौन से हैं? एक तो वंशानुक्रम है, ठीक है, और एक वातावरण है। ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है और जो वंशानुक्रम होता है वो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो इनके बारे में डीपली अच्छे से आपको
पढ़ना है। ठीक है। बाल विकास के क्षेत्र जैसे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। ठीक है। संवेगात्मक विकास में हम पढ़ेंगे मूल प्रवृत्ति, संवेग और संवेगात्मक विकास के बारे में। ठीक है। इसके बाद है भाषा विकास। भाषा विकास चॉम्स्की का भाषा विकास का जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना है आपको। नैतिक विकास, जीन पियाजे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, पियाजे, वाइगोस्की और ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। ठीक है। इसके बाद है टॉपिक 3, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व की आपको परिभाषा पढ़नी है, व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ने हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ने हैं, व्यक्तित्व की विधियाँ पढ़नी है। ठीक है। इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। टॉपिक 4 है आपका सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत। सीखने का अर्थ एवं प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की विधियाँ, जो अधिगम विधियाँ होती हैं, आपने जो डिप्लोमा किया होगा, डीएलएड किया होगा, बीएड किया होगा, तो आपने अधिगम के बारे में पढ़ा है, अधिगम। ठीक है। तो अधिगम का अर्थ पढ़ना है, उसके प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं, अधिगम की विधियाँ पढ़नी है, खेल विधि है, परीक्षण विधि है, निरीक्षण विधि है, करके सीखना। ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम वक्र इम्पोर्टेंट, अधिगम पठार, अधिगम स्थानांतरण। ठीक है। इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको। इसके अलावा थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है। ये आपको पढ़ना है। थॉर्नडाइक के गॉड नियम, सेकेंडरी लॉज, ये आपको क्लियर करने हैं। फिर अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हैं जैसे पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत, स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, कोलर का सूझ सिद्धांत, हल का सबलीकरण सिद्धांत, लेनिन का क्षेत्र सिद्धांत, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। ठीक है। इसके अलावा बांडूरा का सामाजिक सिद्धांत, ये आपको पढ़ना है। गेने की अधिगम, गेने का पढ़ना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक शिक्षण एवं शिक्षण की विधाएं। शिक्षण का अर्थ एवं सिद्धांत, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण के सूत्र। इसमें अगला टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, शिक्षण के आधारभूत कौशल, शिक्षण सामग्री, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है। शिक्षण के स्तर, शैक्षणिक मापन एवं मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में आपको पढ़ना है। सीखने में अक्षम जो बच्चे होते हैं, सीखने में जिनको प्रॉब्लम आती है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, उनके बारे में क्लियर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है सृजनात्मकता का अर्थ और परिभाषा, क्रिएटिविटी। इसमें हम ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में पढ़ते हैं,
सृजनात्मकता की विशेषताएं, सृजनात्मक चिंतन के चरण, सृजनात्मकता की पहचान और परीक्षण, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ठीक है, सृजनात्मकता और बुद्धि, अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत और विधियाँ, ये सभी आपको पढ़ना है। टॉपिक 8 है इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि की परिभाषा पढ़नी है, बुद्धि के सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, मल्टीफैक्टर थ्योरी, ठीक है, समूह कारक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का त्रिघटकीय सिद्धांत, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। बुद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? आनुवांशिक कारक हैं, पर्यावरणीय कारक हैं, बुद्धि का मापन और परीक्षण, बुद्धि लब्धि और बुद्धि परीक्षण के प्रकार, ठीक है। ये आपको सारे CDP में इतना सारा पढ़ना है। देखो CDP जो यूपी टेट की CDP होती है उसमें फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। जैसे CTET हम पढ़ते हैं तो CTET में पेडागोजी ज़्यादा पूछी जाती है, बट यूपी टेट में क्या है, यूपी टेट में फैक्ट्स क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, करीब 95% फैक्ट्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें केवल आपको क्वेश्चन एक तरह से रटना होता है, ठीक है। तो उसमें आपको फैक्ट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और CTET में आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप यूपी टेट में पेडागोजी से ज़्यादा फैक्ट्स बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आप करिए, प्रीवियस ईयर करिए, ठीक है। मैंने कैसे किया, मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा, पूरा सिलेबस के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, एक मेरे पास बुक भी थी उसको भी पढ़ा मैंने। तो मैंने सारे पहले टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर किया, नोट्स बनाए प्रॉपर उनके, फिर मैंने सबसे इम्पोर्टेंट PYQ किए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं उन सबको मैंने क्लियर किया, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए उनको मल्टीपल टाइम आपको उनका रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। और एनालिसिस करो आप, जैसे आप PYQ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जैसे ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो इस टॉपिक से मेरे ये क्वेश्चंस न्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहाँ पे, तो उन क्वेश्चंस को आप नोट करिए, फिर उनके बारे में सर्च करिए, उनके बारे में और डिटेल में पढ़िए। तो ऐसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इससे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगी, ठीक है। हर स्टेट के PYQs, जैसे राजस्थान में रीट होता है, यूपी में हमारे यूपी टेट होता है, हरियाणा में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, तो आप 3-4 स्टेट के जो हैं PYQ वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है EVS का सिलेबस। देखिए EVS आपको कैसे पढ़नी है, ठीक है। EVS आपको मैं बता देता हूँ। EVS में आपको पहले 2017 तक EVS आपसे 3rd 4th 5th क्लास तक जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होती है वो पूछी जाती थी, बट अभी क्या है EVS में आपको SST पूछते हैं, हिस्ट्री भी पूछते हैं आपसे, ज्योग्राफी पूछते हैं, पॉलिटिकल पूछी जाती है, EVS पूछी जाती है, साइंस पूछी जाती है, यूपी स्पेशल पूछी जाती है। तो अभी EVS को एक तरह से पूरा SST GS बना दिया है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका इतिहास है तो इतिहास में आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है आपको केवल, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री है आपकी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। 1-2 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, एक दो प्रश्न आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ने हैं, 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सॉरी। और जैसे 1885 से आपको 1947 तक जो है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। 1885 से 1947 तक आपको पढ़ना है। इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हैं
उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप कहाँ से पढ़ेंगे, देखो इसके लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, जो लूसेंट आती है बुक, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लूसेंट बुक से हिस्ट्री को, जो आधुनिक भारत है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भारत और विश्व का जो भूगोल है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसमें आपको नदियों के बारे में पढ़ना है, नदियाँ पढ़नी है आपको, पर्वत पढ़ने हैं, पर्वतों के बारे में, बांध के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। और जैसे भूगोल जो है, भूगोल से करीब 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, नदियों के जो पास बसे शहर हैं, ठीक है। उज्जैन जो है किस नदी पर बसा हुआ है, महत्वपूर्ण पर्वत कौन से हैं, चोटियाँ कहाँ पर स्थित हैं, राष्ट्रीय उद्यान बहुत इम्पोर्टेंट हैं, घास के मैदान, ये सभी टॉपिक्स हैं। भारत का सामान्य परिचय, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य इम्पोर्टेंट, ज्वालामुखी, वायुमंडल, सौरमंडल, घास के मैदान, वन और प्रमुख जनजाति, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। अभी कहाँ से पढ़ना है ये मैं बताऊंगा। इसके बाद है पर्यावरण। पर्यावरण ईवीएस में पर्यावरण में टॉपिक पढ़ने हैं आपको, जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल, ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, आहार श्रृंखला, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संगठन, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन दिवस, परिस्थिति तंत्र घटक, वन एवं वन जीव संरक्षण, ये सभी टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा परिचय, कब निर्माण हुआ, कितने सदस्य थे, जो कमेटी बनी थी उसमें कितने सदस्य थे, उनका अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान की संरचना कैसे हुई, प्रस्तावना के बारे में, अनुसूची कितनी है, प्रमुख स्रोत क्या हैं, उनके प्रमुख भाग और अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद इम्पोर्टेंट, संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, संविधान में जो संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, वो पढ़ने हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स, ये आपको क्लियर करने हैं। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद केंद्र सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, संसद जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, जिसमें राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद होती है, न्यायपालिका जो कानूनों की व्याख्या करती है, न्याय सुनिश्चित करती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट शीर्ष पर है इसमें, न्यायपालिका में। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। संविधान, राज्य सरकार के प्रमुख अंग कौन से हैं, विधायिका, राज्य में कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होती है, न्यायपालिका ज्यूडिशरी कानून की रक्षा करने और न्याय सुनिश्चित करने वाली संस्था, इसमें राज्य के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल होते हैं। तो इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना। इसके बाद है ईवीएस में विज्ञान। देखिए विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, तीनों में आपको सबसे ज़्यादा बायो पढ़नी है। बायो में जैसे कोशिका विज्ञान, कोशिका संरचना, प्रकार, कोशिका विभाजन, पोषण और विटामिन के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है, विटामिन्स के बारे में, जो ह्यूमन डिसीजेस हैं, बीमारियां, उनके बारे में, आनुवांशिक जेनेटिक्स, डीएनए, आरएनए और आनुवांशिक रोग, पादप जगत, प्लांट किंगडम, प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन और ऊतक, इन सब के बारे में, ठीक है। फिजिक्स में आपको टॉपिक्स हैं जैसे प्रकाश, लाइट, परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण, मानव आँख, इलेक्ट्रिसिटी, ओम का नियम, प्रतिरोध, परिपथ, विद्युत धारा,
ठीक है। यांत्रिकी, मैकेनिक्स, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा और दाब। ध्वनि, आवृत्ति, तारत्व और ध्वनि की गति, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, इन सब के बारे में। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में आपको परमाणु संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएँ, धातु और अधातु, अम्ल, क्षार और लवण, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको टॉपिक्स क्लियर करने हैं। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है, राजनीतिक विस्तार क्या है, सीमा किससे लगती है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के मेले, संस्थान, त्यौहार, दिवस, ठीक है, ये पढ़ने हैं आपको। अदर जीके में प्रमुख त्यौहार कौन से होते हैं हमारे, प्रमुख नृत्य क्या हैं इंडिया के, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नाटो है, ठीक है, WHO है, WTO है, इनके बारे में, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, प्रमुख मेले कहाँ लगते हैं इंडिया में, वो सब पढ़ना है। तो ये पूरा हो गया हमारा EVS का सिलेबस। अब आपको EVS कहाँ से पढ़नी है। देखिए, EVS के लिए आप सबसे पहले एक लूसेंट बुक आती है। लूसेंट बुक में आपको हिस्ट्री दी हुई है, ज्योग्राफी दी हुई है, पॉलिटिकल साइंस दी हुई है, साइंस दी हुई है, पूरी आपको वहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको जनरल जैसे बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है, जैसे आपको ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है डीपली, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आप लूसेंट ले सकते हैं, लूसेंट ले लेना आप, लूसेंट से पढ़िए। PYQ निकालिए, यूट्यूब से मिल जाएंगे आपको, गूगल से मिल जाएंगे, PYQ सॉल्व कीजिए EVS के, ठीक है। आप 3 to 8 की EVS की जो बुक्स आती हैं NCERT, वो आपको पढ़नी है। 3rd to 5th EVS एंड 6 to 8 साइंस, ये आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो लूसेंट मस्ट, PYQs और 3rd to 8 NCERT, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप जो मैंने टॉपिक्स बताए, इन टॉपिक्स को आप सर्च करेंगे, गूगल से सर्च करेंगे, यूट्यूब से सर्च करेंगे, तो आपको ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को आप सर्च करिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए मल्टीपल टाइम्स और MCQs करिए, ठीक है। इसके बाद है मैथमेटिक्स सिलेबस। देखो, मैथमेटिक्स जो है वो भी 30 मार्क्स का पूछा जाता है। उसमें भी हमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स में संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ है, घटाना, गुणा, भाग, LCM, SCF है, ठीक है। भिन्नों के बारे में पढ़ना है, दशमलव, एक नियम, प्रतिशत, परसेंटेज टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है, साधारण ब्याज है, ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, ठीक है, और मनी टॉपिक है, मेजरमेंट, मापन है, परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर है, आंकड़े हैं, आयतन निकालना, क्षेत्रफल निकालना, आयत का, वर्ग का, रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो, ये मैथ्स में कई सारे टॉपिक्स हैं, तो ये आप देखो यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं, आपके पास कोई बुक हो तो बुक से आप रिवीजन कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल बुक ले लीजिए, कोई मैथ्स की बुक, नॉर्मल बुक आती है जो इसमें सारे टॉपिक्स दिए हों, वहाँ से आप सबसे पहले आप टॉपिक क्लियर कर लीजिए यूट्यूब से पूरा एक, वहाँ से फिर आप इसके बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आप एक बुक ले लीजिए कोई, वहाँ से टॉपिक क्लियर करिए, MCQs करिए और PYQ करिए। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो PYQ करिए, तो आप ऐसे मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन पेडागोजी से भी आ जाते हैं, तो ये पेडागोजी के टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये गणित की है, भाषा, सामुदायिक गणित, पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, टीचिंग की जो प्रॉब्लम्स आती हैं टीचिंग में,
नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण जो है, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। ये सभी टॉपिक्स आप कर लेना क्लियर, ठीक है। हिंदी का सिलेबस जो है, हिंदी भी 30 मार्क्स की है, लैंग्वेज 1 कंपलसरी है। हिंदी में देखिए बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। हिंदी वर्णमाला है, वाक्य रचना है, विराम चिन्ह, संज्ञा सर्वनाम, लिंग, काल, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारे टॉपिक्स आप देख लेना। इसमें कुछ पेडागोजी के टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, अधिगम और अर्जन, ये सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं। देखिए हिंदी की एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है हिंदी में, बहुत अच्छी बुक है आदित्य पब्लिकेशन, वो आप बुक ले लीजिए। उसमें बहुत सारे MCQs भी दिए हुए हैं, तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, वहाँ से उसको पढ़िए अच्छे से, PYQ करिए। बाकी कुछ टॉपिक्स मैं भी कराऊंगा, कुछ MCQs मैं भी कराऊंगा अपने चैनल पे। तो जब तक आप आदित्य पब्लिकेशन से करिए, टॉपिक्स करिए सारे क्लियर, PYQ करिए और MCQ सॉल्व करिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है आपको, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर लीजिए। इंग्लिश का सिलेबस जो है, इंग्लिश में भाषा 2, देखो भाषा 2 में इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, 3 लैंग्वेज में से आप जो आप प्रेफर करते हैं, जो पसंद करते हैं, वो आपको लेनी है। तो मैं इंग्लिश के बारे में बताऊंगा यहाँ पे। इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन के बारे में पढ़ना है, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंसेस, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, सिंगुलर प्लूरल, जेंडर, सारे वही टॉपिक्स हैं जो हम 6th क्लास में पढ़ते हैं, 6, 7, 8, 9, 10th। जो देखिए अंग्रेजी के लिए आपको क्या करना है, अंग्रेजी के लिए आपको क्लास 6 to 10th की बुक्स जो होती हैं ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर, उनको आप पढ़िए। जैसे आपके बहन भाई पढ़ते होंगे 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, तो आप जब ग्रामर की बुक देखेंगे तो उसमें ये सारे टॉपिक्स दिए होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपका बेसिक बनेगा 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, ये 5 क्लास की आपको बुक पढ़नी है। या फिर आप इनके टॉपिक्स यूट्यूब से सर्च करिए, सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाइए प्रॉपर, PYQ करिए, वही मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है आपको। तो ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो ये हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया आपके सामने। तो थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको मैं वीडियोस प्रोवाइड करूँगा डेली, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।